जब भी भारत में चुनाव नजदीक आते हैं तो एक बात लगभग तय होती है, बीजेपी के पास वही पुराना नैरेटिव, हिंदू खतरे में है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है साहब, बहुत बड़ा खुलासा हुआ। हैरान मत होइएगा जो बताने जा रहा हूँ। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इस रिपोर्ट के मुताबिक The Muslim population has gone up by 43+%. 43% बढ़ी है. The Hindu population has gone down in an equal period by 7.82%. 8% कम हुई है. हिंदू खतरे में है और ये कोई मजाक नहीं है, ये कड़वा सच है। इसी लाइन के सहारे हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेली जाती है, समाज को जानबूझकर बांटा जाता है, डर को वोट में बदला जाता है और नतीजा ये होता है कि लोग असली मुद्दों से भटक जाते हैं। मेरे मजहब पे बात आएगी तो मैं बोलूंगा और मैं फाड़ना हुआ तो मैं फाड़ भी दूंगा। मेरे अभी वर्ड कुछ और भी अलग होता है। तो हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ मैं इस समाज की, यही तो हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ। मैं 4 और सवाल करूंगा, देखिए पत्थर न पड़ गए मेरे ऊपर तो मेरा नाम नीतीश ठाकुर नहीं। डॉक्टर जाकिर नायक के पिल्ले मेरे पास रोज आते हैं, कसाब निकलेंगे तो उनके साथ गलत होगा, उनको कूचा जाएगा और ऐसा कूचा जाएगा कि उनकी कब्र तक नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर गोडसे के भक्त निकले तो ऐसा पेलूंगा साले दिखेंगे नहीं। चुनावी फायदा सीधे बीजेपी को मिलता है, लेकिन आज एक सीधा सवाल खड़ा होता है, जहां हिंदू सच में खतरे में है वहां पर बीजेपी कहां है? बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू बस्तियां जल रही हैं, लोग डर के साए में जी रहे हैं। ये कोई टीवी डिबेट का मुद्दा नहीं है, ये जमीन पर हो रही हकीकत है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बांग्लादेश में एक और हिंदू की बेरहमी से हत्या। इसके बावजूद भारत सरकार, खास करके बीजेपी, पूरी तरह खामोश नजर आती है। देश के प्रधानमंत्री चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, इंटरनेशनल मंच पर ताकतवर भारत की इमेज पेश करते हैं, लेकिन जब बात पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की होती है तब वही लाल आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? अगर हिंदू वाकई बीजेपी की राजनीति का केंद्र है तो फिर यह चुप्पी क्यों? इस मुद्दे पर एक आर्ग्यूमेंट बार बार सामने आता है। कहा जाता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसकी तुलना भारत से की जाती है, कि भारत में भी तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामने आती हैं। बात सुनने में बैलेंस्ड भी लगती है, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। किसी भी देश में किसी भी पहचान की वजह से अगर किसी इंसान की जान जाती है तो ये सिर्फ उस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए शर्म की बात है। दर्द को दर्द से तोलना, हिंसा को जस्टिफाई करना है, यह किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं बल्कि उसे और गहरा करता है। अगर हम कंपैरिजन में उलझते रहे तो एक एंडलेस चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। आज बांग्लादेश, कल कोई और देश होगा। हर बार एक नई ट्रेजेडी को किसी पुराने एग्जाम्पल से जस्टिफाई किया जाएगा। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कहाँ ज्यादा गलत हो रहा है, सवाल यह होना चाहिए कि गलत को गलत कहने की हिम्मत कब आएगी? क्योंकि जब हम कंपैरिजन में उलझते हैं तो इंसान पीछे छूट जाता है और पॉलिटिक्स आगे आ जाती है। यहीं से ह्यूमैनिटी धीरे धीरे अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ने लगती है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस कहानी की शुरुआत पिछले साल अगस्त में होती है, जब बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट पूरी तरह पॉलिटिकल थे, लेकिन धीरे धीरे हालात वायलेंट होते चले गए। सड़कों पर कियोस बढ़ने लगा, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर पड़ने लगा। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। अब बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनके जाने के बाद एंट्रीम गवर्नमेंट बनाई गई। केयर टेकर के तौर पर मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदारी सौंपी गई। To Bangladesh now, where Nobel laureate Muhammad Yunus has been named as the head of the country's interim government. It's a move student protesters have been calling for after forcing Prime Minister Sheikh, जो नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं। सवाल यह है कि इसके बाद हालात क्यों बिगड़े? सच्चाई यह है कि तब से सिचुएशन कभी पूरी तरह नॉर्मल हुई नहीं। शेख हसीना की गवर्नमेंट को अथॉरिटेरियन कहा गया, पावर सेंट्रिक कहा गया, लेकिन एक बात साफ थी, उनकी सरकार में रिलीजन बेस्ड और एथनिसिटी बेस्ड ग्रुप काफी हद तक कंट्रोल में थे। जैसे ही सत्ता बदली, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली गई और यह एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है वहां मेजॉरिटी धीरे धीरे माइनॉरिटीज पर हावी होने लगती है। आज बांग्लादेश में वही पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है। हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस बढ़ रही है,
डर और इनसिक्योरिटी का माहौल बना है और जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पहले था अब वो धीरे धीरे एंटी हिंदू सेंटीमेंट में बदलने लगा है। यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने सोशल टेंशन को जन्म दिया और फिर उसकी सबसे बड़ी कीमत माइनॉरिटी कम्युनिटी चुका रही है। लेकिन आज का सबसे ज्वलंत सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा? जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो बांग्लादेश के चटगांव से आई हैं, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने 2 हिंदू परिवारों के घरों को आग लगा दी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने घरों के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया ताकि भीतर मौजूद हिंदू परिवार अपनी जान न बचा सके। काफी देर तक ये दोनों घर हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग में जलते रहे। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। 12 दिसंबर को बांग्लादेश में एक यूथ लीडर पर हमला होता है। इस लीडर का नाम था शरीफ उस्मान हादी। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में कोई छोटा नाम नहीं था। शेख हसीना के खिलाफ हुए एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। वे खुले तौर पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट चेहरे के रूप में जाने जाते थे। इसके साथ साथ उन्हें ओपनली एंटी इंडिया आइडियोलॉजी से भी जोड़ा जा रहा है। अपने स्पीचेस और सोशल मीडिया पोस्ट्स में वो लगातार भारत के खिलाफ बयान देते रहे हैं। 12 दिसंबर को जिस दिन उस पर हमला हुआ उसी दिन उन्होंने एक मैप शेयर किया था। उस मैप में इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। शरीफ उस्मान हादी इनकलाब जैसे रेडिकल ग्रुप के भी फाउंडर और एक्टिव मेंबर माने जाते थे। 12 दिसंबर को उन पर फायरिंग होती है, एक गोली उनके सिर में लगती है। हालात गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिया जाता है, लेकिन 18 दिसंबर को इलाज के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। इस मौत के बाद बांग्लादेश में बड़े प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट ज्यादा देर तक पीसफुल नहीं रहते, धीरे धीरे वायलेंट होते चले जाते हैं। स्ट्रीट वायलेंस एक बार फिर बढ़ने लगती है क्योंकि उस्मान हादी की इमेज एक एंटी इंडिया लीडर की थी, इसलिए ये नैरेटिव भी फैलाया जाता है कि इस अटैक के पीछे किसी इंडियन एजेंसी का हाथ भी हो सकता है। यही से एंटी इंडिया मूवमेंट और तेज होता है और यही एंटी इंडिया सेंटीमेंट धीरे धीरे पूरी तरह एंटी हिंदू सेंटीमेंट में बदल जाता है। एक पॉलिटिकल हत्या पूरे समाज में जहर घोल देती है और उसकी कीमत हमेशा इनोसेंट लोग चुकाते हैं। अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है जब एंटी हिंदू सेंटीमेंट पूरी तरह जमीन पर उतर आता है। इसी माहौल में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास इस नफरत की पॉलिटिक्स का शिकार बनता है। दीपू एक गरीब परिवार से था, एक फैक्ट्री में काम करता था, ना कोई ताकत ना कोई पॉलिटिकल पहचान। उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने इस्लाम को लेकर कुछ आपत्तिजनक कहा है। बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के भीड़ फैसला सुना देती है। दीपू चंद्र दास को मॉब लिंचिंग के जरिए मार दिया जाता है, उसके शरीर को लटकाया जाता है और वहीं जला दिया जाता है। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ सामने आता है कि दीपू की कोई भी फेसबुक पोस्ट या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ नहीं था, कोई कमेंट नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं जो किसी धर्म के खिलाफ हो। यानी एक निर्दोष इंसान सिर्फ शक के आधार पर मार दिया जाता है। अब सवाल उठता है उस इंसान की गलती क्या थी? क्या उसकी गलती ये थी कि वो बांग्लादेश में पैदा हुए, या उसकी गलती ये थी कि वो एक हिंदू थे? यह कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये उस पॉलिटिक्स का नतीजा है जो नफरत को फ्यूल करती है और समाज को डिवाइड करती है। दुनिया के कई हिस्सों में हमने देखा है कि जब फियर को हथियार बनाया जाता है तो उसकी कीमत हमेशा कमजोर लोग चुकाते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ एक इंटरनल मैटर नहीं रह जाता। यूनाइटेड नेशन जैसी इंटरनेशनल बॉडी खुद इस सिचुएशन पर चिंता जाहिर कर चुकी है। इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई क्लियर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, ना कोई स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एक्शन, न कोई साफ मैसेज। तो सवाल उठाना लाजमी है, क्या इंडियन गवर्नमेंट सो रही है? क्या कोई ऐसी मजबूरी है जो सामने नहीं बताई जा रही? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ भाषणों तक सीमित हैं, या इसके पीछे कोई और पॉलिटिकल कैलकुलेशन है? यह सवाल आपके लिए है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।